welcome back my YouTube channel Babita Singh Chemistry Classes. This lecture is for 12th class and this is our 12th lecture, okay, and last lecture of the solid state, okay. ये स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ओके. लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज सेमीकंडक्टर्स. Semiconductors. In last lecture we have discussed about electrical properties of the solids, that is conductors, insulators and semiconductors in small. ठीक है, सेमीकंडक्टर्स हमने बहुत ही कम पढ़ा था वहाँ पे. मैंने आपको ये बताया था कि इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे. तो सेमीकंडक्टर्स से ही स्टार्ट करते हैं. आपने पढ़ लिया था कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं और सेमीकंडक्टर्स की छोटी सी डेफिनेशन पढ़ी थी. ठीक है, क्या कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो कंडक्टिविटी शो करते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच की. उनकी जो कंडक्टिविटी रेंज होती है दैट इज 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. ठीक है, तो वो कंडक्टिविटी शो कर भी सकते हैं और वो कंडक्टिविटी शो कर नहीं भी कर सकते. तो इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा होता है सेमीकंडक्टर्स का? ये अपना 14 ग्रुप जो होता है, कार्बन जो ग्रुप है वो, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं बहुत अच्छे सेमीकंडक्टर्स होते हैं. ठीक है, ये वैसे तो कंडक्टिविटी बहुत ही कम शो करते हैं लेकिन इनकी कंडक्टिविटी हम बढ़ा सकते हैं. कैसे बढ़ा सकते हैं? क्या करके? टेम्परेचर को इंक्रीज करके. इनका जो क्रिस्टल बना हुआ है, सिलिकॉन का जो क्रिस्टल बना हुआ है उसको इतनी सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी दी जाए कि जो उनका कोवलेंट बॉन्ड है वो क्या कर जाए? ब्रेक कर जाए. ठीक है, अगर कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की वजह से तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे. मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो वो हल्की सी कंडक्टिविटी शो करते हैं. ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं. अब सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को भी हम इंक्रीज कर सकते हैं. इसीलिए जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है. कैसे? एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और दूसरे कौन से होते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं. ठीक है, पहला कौन सा है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और दूसरे कौन से होते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं. तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनको हमें पढ़ना है. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं? जिनमें हम थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई कर देते हैं टेम्परेचर की वजह से. टेम्परेचर दे दिया हमने, जैसे सिलिकॉन का कोवलेंट स्ट्रक्चर है हमारे पास और उसको हमने क्या दे दिया? थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड कर दी टेम्परेचर के फॉर्म में. तो क्या होगा कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो क्या कर जाता है? ब्रेक कर जाता है. और कोवलेंट बॉन्ड जब ब्रेक कर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करने स्टार्ट हो जाएंगे. और जब उस क्रिस्टल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मूव करके एक साइड चले जाते हैं और जो पॉजिटिव होल्स बच जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो पीछे पॉजिटिव होल छोड़ के जाएगा ना. ठीक है, तो जो पॉजिटिव होल्स होते हैं वो एक साइड इकट्ठे हो जाते हैं. तो माइग्रेशन किसी में भी नहीं होता, मतलब मूवमेंट किसी के अंदर नहीं होती है. इसीलिए वो जो कंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, वो ज़्यादा कंडक्टिविटी शो नहीं कर पाते. तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है. ठीक है, हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो सेमीकंडक्टर्स हैं जिनकी कंडक्टिविटी रेंज को हम बढ़ाएंगे. ठीक है, मतलब जिनको हम क्या करेंगे? जिनकी कंडक्टिविटी को हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे. किसके द्वारा? बाय अप्लाइंग टेम्परेचर या फिर बाय एडिंग इम्प्योरिटीज़. ओके, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है. कौन सा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि इसके अंदर मैंने एक वर्ड का यूज़ किया है दैट इज़ डोपिंग. डोपिंग क्या होती है? तो डोपिंग क्या होती है कि कोई भी तुम्हारे पास कोवलेंट स्ट्रक्चर है, कोवलेंट कंपाउंड है, कोई भी तुम्हारे पास सिलिकॉन का है या तुम्हारे पास जर्मेनियम का है. ठीक है, सेमीकंडक्टर्स हैं तो उनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए उनके अंदर इम्प्योरिटीज़ डाल दी जाती है. इम्प्योरिटीज़ डाल देंगे. इम्प्योरिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट होगा या फिर इलेक्ट्रॉन पुअर. ठीक है, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा. ओके, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, तो इसमें आप लिखेंगे दीज आर मेड बाय, these are the semiconductors. ये लिखो, these are the semiconductors which conductivity increases by adding of impurities. by adding of impurities. ठीक है, impurities का ऐड करके, इम्प्योरिटीज़ का अगर हम ऐड कर देंगे किसी भी परफेक्टली क्रिस्टल्स के अंदर, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? उसके वो क्या आ जाएगा? सेमीकंडक्टर. कौन सा सेमीकंडक्टर होगा? वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग. एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी, यहाँ पे लिख सकते हो, आप हाईलाइट करके भी लिख सकते हो. एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इन एनी कोवलेंट क्रिस्टल, कोवलेंट क्रिस्टल इज कॉल्ड, इसको आप बहुत ही अच्छे से याद करेंगे, इज कॉल्ड डोपिंग. इज कॉल्ड डोपिंग. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डोपिंग.
ठीक है, कि किसी भी कोवलेंट क्रिस्टल के अंदर आपको क्या ऐड करनी है, इम्प्योरिटीज़ ऐड करनी है। इम्प्योरिटीज़ कैसी हो सकती हैं कि ऐसा एलिमेंट ऐड कर दें जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, किससे, उस सेमीकंडक्टर से, ठीक है, या फिर ऐसा एलिमेंट ऐड करेंगे जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, किससे, जो भी तुमने सेमीकंडक्टर ले रखा है, क्योंकि हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं, सेमीकंडक्टर के बारे में। और यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी कंडक्टिविटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ऊपर वाला जो इंटरेस्टिंग था उसमें तो कोई ज़्यादा इफेक्ट हुआ नहीं टेम्परेचर का। अब हम क्या करके देखेंगे, इम्प्योरिटीज़ ऐड करके देखेंगे। तो जब इम्प्योरिटीज़ ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और जब हम टेम्परेचर रेज करके देखते हैं कि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। ओके, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पे जब हम आएंगे तो इसमें क्या कहता है कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो किसी भी कोवलेंट क्रिस्टल के अंदर जब हम इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं तो वो क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इज नोन एज डोपिंग। ओके, तो डोपिंग कहलाता है ये। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डोपिंग का प्रोसेस हो गया ये, ठीक है। तो डोपिंग के अंदर हम क्या ऐड कर सकते हैं, इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी, 15th ग्रुप की ऐड कर सकते हैं, और क्या कौन सी ऐड कर सकते हैं, 13 ग्रुप की ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स होंगे वो कौन से ग्रुप के होंगे, 14th ग्रुप के होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख भी सकते हो कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कौन से ग्रुप के हैं ये, 14th ग्रुप के, ठीक है, 14th ग्रुप के हैं। 14th ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। अब कोई भी एलिमेंट है, जैसे सिंपल सी मैं पहले समझा देती हूँ आपको, कोई भी एलिमेंट है उसकी जैसे 14 ग्रुप का, जैसे सिलिकॉन ले लिया तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 होंगे। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसके, 4, ठीक है, ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब डोपिंग करवानी है आपको। मान लीजिए कि एक ऐसा एलिमेंट सिलिकॉन के अंदर या जर्मेनियम के अंदर ऐड करना है जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं, ठीक है, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5। मैंने ले लिया आर्सेनिक, ठीक है, 15th ग्रुप का कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन हो जाएगा, आर्सेनिक बिस्मथ कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। मैंने आर्सेनिक ले लिया तो क्या होगा कि 4 तो ये है ही है, तो आर्सेनिक के जो 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन करेगा, एक इसके साथ कंबाइन करेगा, एक इसके साथ कंबाइन करेगा, एक इसके साथ, तो एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री रह ही जाएगा ना, ठीक है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करना स्टार्ट करेगा, मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा तो उससे क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी रेज हो जाती है। समझ में आ गई बात। तो इसको हम पढ़ेंगे, डोपिंग के बाद पढ़ेंगे हम क्या लिखेंगे, डोपिंग कैन बी डन बाय, डोपिंग कैन बी डन बाय एडिंग फर्स्ट, कौन सा, क्या ऐड करके, फर्स्ट बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट मतलब कि 15th ग्रुप के एलिमेंट को, ठीक है, 15th ग्रुप के एलिमेंट को ऐड करके बना सकते हैं हम। तो इसमें आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट के अंदर क्या लिखोगे, व्हेन 15th ग्रुप एलिमेंट इज एडेड, ठीक है, या फिर अटैच करवाया जाता है, ऐड करवाया जाता है किसके अंदर, 14 ग्रुप एलिमेंट के अंदर, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या रह जाता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाता है, ठीक है। बाय एडिशन लिखेंगे आप डेफिनेशन, by addition of 15 group element in 14 group element, then one electron remain, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाता है, खाली रह जाता है, मतलब वो किसी के साथ कंबाइन नहीं करता, क्योंकि 14th ग्रुप के जो वैलेंसी होगी वो कितनी होती है, 4 होती है, और 15th ग्रुप की वैलेंसी कितनी होती है, 5, मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 5, वैलेंसी नहीं बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 14 ग्रुप के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने, 4, और 15th ग्रुप के कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो 4 तो आपस में कंबाइन कर जाएंगे, तो 15th ग्रुप का एक रह जाएगा ना, तो जो 15th ग्रुप का एक वो रह जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो वो मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा, और मूवमेंट करेगा तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से क्या आती है, कंडक्टिविटी, तो इसकी वजह से इसकी क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब देखो इसका नाम क्या रखेंगे, इस सेमीकंडक्टर का नाम क्या रखेंगे कि किसकी वजह से इंक्रीज हुई है, कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा ना, उस इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है यहाँ पे, इसने ही तो कंडक्टिविटी रेज करवाई है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है बेटा, नेगेटिव का क्या उठा लिया, n, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, n टाइप सेमीकंडक्टर, क्या बनेगा, n टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, these are called n type semiconductors, ठीक है, these are called
एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। क्लियर हो गई ये बात? फिर से समझ लो एक बार कि हमें क्या करवानी है, डोपिंग करवानी है। किसके अंदर? एक्सट्रिंसिक के अंदर। इसका मीनिंग ही यही है कि बाहर से इंप्योरिटीज ऐड करना। हमारे पास सेमीकंडक्टर है वो कौन से ग्रुप के होते हैं? 14 ग्रुप के होते हैं। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये हमारे पास 14 ग्रुप के एलिमेंट हैं। ठीक है, तो इस ग्रुप के अंदर कुछ ऐसी इंप्योरिटीज ऐड करवा देते हैं जिसमें चाहे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो या इलेक्ट्रॉन कम हो, ऐसे एलिमेंट ऐड करवा देते हैं। तो हमने पहले क्या ऐड करवा दिए? इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट ऐड करवा दिए इसके अंदर। तो इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट ऐड करवा दिया तो 14 ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 4 थे। और 15 ग्रुप के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, नाइट्रोजन फैमिली को आप ऐड करवा सकते हो। तो उसमें से जो आर्सेनिक है वो बेस्ट रहता है। आर्सेनिक को मैंने ऐड करवा दिया। मान लीजिए कि सिलिकॉन का क्रिस्टल बना हुआ था, उसके अंदर आर्सेनिक को ऐड करवाएंगे तो आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन तो कंबाइन कर जाएंगे किसके साथ? 14 ग्रुप एलिमेंट के साथ, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएगा? फ्री रह जाएगा। उस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या आएगी बेटा? कंडक्टिविटी आएगी। और अब वो क्या बन जाएगा? मतलब उसकी कंडक्टिविटी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सेमीकंडक्टर तो वो था ही था, लेकिन इसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई ना, तो इस सेमीकंडक्टर का नाम तो चेंज करोगे। पूछे कि भाई सेमीकंडक्टर के अंदर कोई ना कोई चेंजमेंट तो आया है, क्या चेंजमेंट आया? उसकी कंडक्टिविटी क्या हुई है? इंक्रीज हुई है, तो उसका नाम चेंज कर दिया। क्या? एन टाइप सेमीकंडक्टर। और ये एन टाइप ऐसे ही नहीं रखा, ये इसका लॉजिक है। कैसे रखा ये एन टाइप? क्योंकि जो कंडक्टिविटी आई है वो किसकी वजह से आई है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। एंड इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव का क्या उठा लिया? एन। तो ये क्या बन गया? एन टाइप सेमीकंडक्टर। समझ में आएगा बेटा आपको ये? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट। अब हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट को ऐड करवाएंगे। डोपिंग हमें करवानी है, डोपिंग बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट मतलब कि यहाँ पे लिख लो आप ब्रैकेट में बेशक से 13th ग्रुप। ठीक है, 13 ग्रुप के एलिमेंट को इसके अंदर क्या करवाएंगे? ऐड करवाएंगे। तो इसमें लिख सकते हो आप व्हेन वी ऐड 13 ग्रुप टू 14 ग्रुप, वन होल इज रिमेन। ठीक है, एक होल रह जाएगा क्योंकि 13 ग्रुप जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। और हमारे पास जो 14 ग्रुप है उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं। तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन, उसके 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो कंबाइन कर जाएंगे, लेकिन एक होल रह जाएगा ना उसके पास। ठीक है, क्रिस्टल के पास। तो उसमें होल पे कौन सा चार्ज होता है बेटा? पॉजिटिव। होल पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? पी। तो यहाँ पर जो कंडक्टर बनेगा वो कौन सा बनेगा? सेमीकंडक्टर कौन सा बनेगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो आप लिख सकते हो आप ऑरिजिनेट पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, एग्जांपल में आप बता सकते हो कि सिलिकॉन का क्रिस्टल है आपके पास, सिलिकॉन का क्रिस्टल बना के दिखा सकते हो आप, और उसके अंदर आप क्या ऐड करवा दोगे? गैलियम। ओके, गैलियम जो होती है वो कौन से ग्रुप की होती है? 13 की होती है। 13 में एल्यूमिनियम फैमिली होती है। ठीक है, एल्यूमिनियम फैमिली के लिए 13 ग्रुप जो होगा उसमें गैलियम मेटल को हम क्या करवाएंगे? ऐड करवाएंगे। तो जिसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। किसकी वजह से बढ़ेगी? क्योंकि एक होल रह जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन उसके हैं किसके? 13 ग्रुप के। और 14 ग्रुप के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आपस में कंबाइन करेंगे तो एक होल रह जाएगा। होल पे चार्ज कौन सा माना जाता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या बन जाएगा? वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, हमने मेटल कौन सी ऐड करवाई? सिलिकॉन के अंदर गैलियम। और एक गैलियम जो है बेटा वो एक ऐसी मेटल है जो पाम की हथेली से भी क्या कर जाती है, मतलब कि पाम की हीट से भी क्या कर जाती है? मेल्ट करने लग जाती है। अगर गैलियम मेटल को अगर हम हथेली पे रखेंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर तो क्या कर जाती है? मेल्ट कर जाती है। ठीक है, तो इसकी एक प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ पे हमने पढ़ दिया कि डोपिंग जो है हम किसके द्वारा कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट के द्वारा और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट के द्वारा। इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट के द्वारा डोपिंग करवाएंगे, वी विल गेट व्हाट? एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट के द्वारा करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, यहाँ लिख लो कि सिलिकॉन की जो डोपिंग है, सिलिकॉन डोप्ड विद गैलियम। ठीक है, किसके द्वारा डोप किया गया? गैलियम के द्वारा। ठीक है बेटा, ये सारा किसके बारे में था? सेमीकंडक्टर्स के बारे में था। सेमीकंडक्टर के बारे में हमने सीख लिया कि सेमीकंडक्टर होता है क्या है, उसकी रेंज कितनी होती है, और दूसरा जो है वो कितनी कंडक्टिविटी शो करता है, और कोई भी सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। बेटा इसकी एप्लीकेशंस पूछी जाती हैं।
ठीक है, कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं उसकी एप्लीकेशन क्या क्या है। तो जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है फिजिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने में इसका यूज़ करते हैं। जैसे डायोड आप पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पर क्या बनाया जाता है, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को यूज़ करके कनेक्ट करके कंबाइन करवा के वहाँ से क्या बनाया जाता है, डायोड बनाया जाता है। ठीक है, ऑडियो सिग्नल्स भेजने के लिए, रेडियो सिग्नल्स के लिए, एम्पलीफायर्स के लिए हम पीएनपी एनपीएन जंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, पीएनपी जंक्शन पढ़ोगे आप प्लस इसके अंदर फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे, एनपीएन जंक्शन भी होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, सेमीकंडक्टर्स का यूज़ करते हैं। और जो सोलर सेल्स यूज़ किए जाते हैं, सोलर पैनल्स यूज़ किए जाते हैं, उनके अंदर जो फोटो सेल्स होती हैं, फोटो डायोड सेल्स होती हैं, उसके अंदर भी हम इनका यूज़ करते हैं। किसका, सेमीकंडक्टर्स का ही यूज़ करते हैं। वहाँ पर एक मेटल यूज़ की जाती है सीजियम, ठीक है, जिसका जो सिंपल हीटिंग की वजह से ही क्या हो जाती है, मेल्ट, मतलब कि उसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अब पढ़ते हैं एक नया टॉपिक। अच्छा, एक चीज़ और, सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, इसी में ही आती है ये। सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है या फिर सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं। सुपर कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं बेटा कि भाई जो जिनका जो रेजिस्टेंस है वो कितना होता है, ज़ीरो, ना के बराबर ज़ीरो। मतलब कि उनका रेजिस्टेंस होता है एक्चुअल में, इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, प्रतिरोध। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, रोकना। ठीक है, कि भी कोई भी वायर है, कोई भी ये वायर है, ठीक है, इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, तो इसको रोकेगा कौन, रेजिस्टेंस रोकेगा उस करंट को। रेजिस्टेंस ही होता है ना, प्रतिरोध करेगा उस करंट का। इसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा करंट फ्लो करे जा रहा है, मतलब ये एक ऐसा कंपाउंड है, मान लिया जाए कि एक ऐसा कंपाउंड है, सुपर कंडक्टर है, जिसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, ना के बराबर है, ज़ीरो है। ठीक है, तो बहुत सारी मेटल्स ऐसी होती हैं जो टेम्परेचर के ऊपर, मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर के ऊपर क्या होती है, सुपर कंडक्टर का काम करती हैं। और बहुत सारे अलॉयज भी होते हैं, कुछ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो भी क्या शो करते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं, सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं। किसके ऊपर, 5 केल्विन से नीचे। तो ये आपको ये टॉपिक लिखना है, सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, आप इसको नोट में लिख सकते हैं, सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, सुपर कंडक्टर्स कौन से होते हैं, विच हैव सब्सटेंसेस, द सब्सटेंसेस विच हैव जीरो रेजिस्टेंस, जिनका रेजिस्टेंस कैसा होता है, जीरो, ना के बराबर होता है। ठीक है, तो मोस्टली जो एलिमेंट्स हैं या जो मेटल्स हैं वो कंडक्टिविटी शो करते हैं, सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं 2 to 3 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। ये लिख सकते हो आप, some metals show superconductivity at low temperature। ठीक है, लो टेम्परेचर, दैट इज 2 to 3 केल्विन। ठीक है, और नियोबियम है, नियोबियम के अलॉयज जो होते हैं, नियोबियम मेटल के जो अलॉयज होते हैं, वहाँ पर आप बना सकते हो कि जो सुपर कंडक्टिविटी है वो उनकी बढ़ सकती है, मतलब 23 केल्विन के आसपास जो है वो सेमीकंडक्टर्स, सॉरी, सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं, नियोबियम के जो अलॉयज होते हैं। ओके, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी भी आप उनको भी सुपर कंडक्टर बना सकते हो, लेकिन वो तो 5 केल्विन से जल्दी ही बन जाते हैं। 5 केल्विन से कम टेम्परेचर होगा ना, तभी वो क्या बन जाएंगे, सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं। तो ये छोटी सी जनरल नॉलेज थी आपके लिए बीच में। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, दैट इज द बैंड थ्योरी। ओके, बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी एक्चुअली ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन है किसके लिए, कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स में कैसे बैंड बनते हैं। एक्चुअली में 2 टाइप के बैंड होते हैं, एक तो वैलेंस बैंड होता है और एक कंडक्शन बैंड होता है। हमने +1 क्लास के अंदर सीखा था कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाना, इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी के अंदर क्या कर जाता है, एक्साइट कर जाता है। वहाँ पर तो हमने ऑर्बिटल्स के बारे में सीखा था, से रिलेटेड सीखा था। यहाँ पर हमें बैंड बनाने हैं, एक होगा वैलेंस बैंड और एक होगा कौन सा, कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन हमें उन इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाना है कहाँ पर, कंडक्शन बैंड के अंदर। तो इसके बारे में छोटी सी डिस्क्रिप्शन है वो आप लिख लेंगे कि जो बैंड थ्योरी, इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ बैंड्स। या फिर ये लिखो पहले, इट हैज़ एक्सप्लेनेशन फॉर कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैंड्स, दैट इज फर्स्ट वन इज वैलेंस बैंड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, लो एनर्जी होती है इसमें, साथ में लिख लो इसकी एनर्जी कैसी होगी, इसकी लो एनर्जी।
और बी कौन सा होता है, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। ठीक है, इसकी एनर्जी कैसी होगी, हाई एनर्जी। ठीक है, इस बैंड की एनर्जी कैसी होगी, ज़्यादा एनर्जी होगी। तो मैं आपको डायग्राम से ही सिखा दूंगी, यहाँ पे डायग्राम से ही आप पता लगा लोगे कि कंडक्टर कौन सा होगा, इंसुलेटर कौन सा होगा और सेमीकंडक्टर कौन सा होता है। ठीक है, तो जैसे हम कैसे बनाते थे, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स हमने +1 क्लास के अंदर सीखे थे, वहाँ पर दिखाते थे कि सबसे पहले इधर तो क्या होती है, एनर्जी। ठीक है, ऊपर की साइड हमारी जो एनर्जी है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज। ठीक है, तो नीचे मैंने क्या बना रखा है, वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड है और ये क्या है, कंडक्शन बैंड। ठीक है, इसको मैं अलग से दिखा देती हूँ। कंडक्शन बैंड को मैंने कैसे दिखा दिया, अलग से दिखा दिया। ठीक है, और ये किससे बना रखा है, वाइट से बना रखा है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये तो कौन सा है, वैलेंस बैंड है और ये कौन सा है, कंडक्शन बैंड है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों बैंड के बीच में जो ये एनर्जी गैप है ना, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, जो डिस्टेंस दे रखा है, जो गैप दे रखा है वो क्या है, एनर्जी गैप। क्या है ये, एनर्जी गैप, या फिर फॉरबिडन गैप भी बोल सकते हो आप इसको, फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप। ठीक है, और ये किस केस में होता है, कंडक्टर के केस में, कंडक्टर्स के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में मिनिमम मतलब डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हुए होते हैं, ओवरलैप करते हुए होते हैं। ये जरूरी भी है, क्यों, क्योंकि कंडक्टर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कब करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कब होगी, जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको वैलेंस बैंड से कहाँ पर भेजना है, कंडक्शन बैंड के अंदर भेजना है। तो इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा तभी तो वैलेंस बैंड से यहाँ पर जाएगा नहीं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कंडक्टर के केस में होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से उठकर कहाँ चले जाते हैं, यहाँ पर इजिली जा सकते हैं। तो इसलिए किसका डायग्राम हो गया, ये कंडक्शन बैंड, कंडक्टर्स का हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे आप, फिर से मैं यहाँ पर क्या बनाती हूँ, कंडक्शन बैंड बनाती हूँ। ठीक है, और नीचे मैंने क्या बना दिया, दूसरे चौक से मैं बनाऊंगी, अगर आपको कलर दिख रहे हैं तो। ये फिर से बैलेंस बैंड और ये कौन सा होगा, कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये किसके केस में होगा, सेमीकंडक्टर्स के केस में, सेमीकंडक्टर्स के केस में। ठीक है, फिर से ये क्या है, एनर्जी गैप है, क्या है ये, एनर्जी गैप, या फिर इसको क्या बोल सकते हो आप, फॉरबिडन गैप। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है वो यहाँ मूव कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, तभी तो क्या बनेगा, ये सेमीकंडक्टर बनेगा। तभी क्या बनेगा, ये सेमीकंडक्टर बनेगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये कंडक्टर, और मूवमेंट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, इंसुलेटर, मतलब कि सेमीकंडक्टर होगा। ठीक है, अब कौन सा आ जाएगा, इंसुलेटर। इंसुलेटर के केस में क्या होना चाहिए बेटा, कि बिल्कुल ही डिफरेंट, बहुत ही ज़्यादा स्पेस होगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है इन दोनों के बीच में। किस किस के बीच में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है वो यहाँ पर मूव कर ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि एनर्जी गैप कैसा हो गया, मोर। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप, मोर एनर्जी गैप, मोर एनर्जी गैप, मोर एनर्जी गैप, बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप हो गया ये। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ही नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट ही नहीं कर पाएगा, तो वो ना ही तो कलर शो कर सकता है और ना ही वो कंडक्टिविटी शो कर सकता। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखोगे आप, इंसुलेटर। ठीक है, और इसमें समझने का कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही था बैंड थ्योरी के अंदर कि बैंड थ्योरी में जो होते हैं वो टू टाइप के बैंड प्रेजेंट होते हैं, बैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है। बैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं विच हैविंग द लोअर एनर्जी, लेकिन जो कंडक्शन बैंड होता है उसकी एनर्जी कैसी होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, अनस्टेबल होगा, ये कौन सा होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है इसकी, तो स्टेबिलिटी कैसी रहेगी, कम। ओके, तो ये किसके बारे में था, बैंड थ्योरी। और बैंड थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, क्या एक्सप्लेन करती है बैंड थ्योरी, कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनका नेचर कैसा रहेगा बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग। ओके, तो हमने बैंड थ्योरी से भी सीख लिया कि कंडक्टर्स होंगे उसमें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो डिफरेंस है बिल्कुल ही कम होगा, इंसुलेटर के केस में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और सेमीकंडक्टर्स के केस में मतलब मिनिमम होगा इन दोनों के बीच का, ताकि इलेक्ट्रॉन में भी एक्साइट और नॉट। ठीक है, एक्साइट कर भी सकता और वो नहीं भी कर सकता, तो क्या बन जाएगा, सेमीकंडक्टर। और इन तीनों की डिटेल मैंने आपको पहले ही करवा दी थी, तो ये सिंपल सी डिस्क्रिप्शन थी किसके लिए, बैंड थ्योरी के लिए। ठीक है, तो ये सारा अभी तक हमने जो पढ़ा वो क्या था, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, छोटा सा टॉपिक और रहता है ये, इसके बाद फिनिश हो जाएगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक मतलब कि पैरामैग्नेटिक, ठीक है, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक। ये आपको ध्यान हो तो +1 में हमने दो तो ये पढ़े थे, क्या, पैरामैग्नेटिक और
डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, है ना। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से थे, आपको याद हो तो कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो कौन से होते हैं कि जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है। ऑर्बिटल के अंदर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक, जब मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है। और अगर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, मतलब पेयर्ड होता है, अपोजिट स्पिन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो क्या कहलाता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ही हमें अब पढ़ना है। सबसे पहले है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, लेकिन किसकी वजह से, मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि बेटा जो इलेक्ट्रॉन है वो उसमें तो घूम ही रहा है, किसमें, ऑर्बिटल के अंदर तो घूम ही रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी स्पिन पे भी घूम रहा है। जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो 2 टाइप की होती है, ऑर्बिटल मोमेंट होती है एंड स्पिन मोमेंट होती है। तो दोनों की वजह से क्या आता है, मैग्नेटिक मोमेंट आता है। जैसे अर्थ रिवॉल्व करती है, अर्थ अपनी एक्सिस पे भी रिवॉल्व करती है, और अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ भी रिवॉल्व करती है, एज लाइक इन द केस ऑफ, विद द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, अपनी स्पिन पे भी घूमता है वो इस तरीके से, और वो क्या करता है, पूरे ऑर्बिटल के चारों, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूमता है ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है। तो इन दोनों मोमेंट की वजह से क्या आता है, मैग्नेटिक मोमेंट आता है। और मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से ही, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट कौन कौन से मॉलिक्यूल जो है वो शो करते हैं, कंपाउंड शो करते हैं, उनकी वजह से कितनी टाइप की प्रॉपर्टीज आती हैं, 5 टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मेन टॉपिक हमारे पास क्या है यहाँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लिखेंगे, इसमें लिख लो आप, दीज आर अराइजेस ड्यू टू, अराइजेस ड्यू टू मैग्नेटिक मोमेंट, अराइजेस ड्यू टू मैग्नेटिक मोमेंट, एंड मैग्नेटिक मोमेंट is due to 2 revolution of, या 2 type of movement of, 2 type of movement of electron, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की कितनी टाइप की मूवमेंट, 2 टाइप की मूवमेंट, उसकी वजह से क्या आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट। और जो मैग्नेटिक मोमेंट शो करेंगे वो क्या कहलाएंगे, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की वजह से कौन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो कौन कौन सी है, ये तो कौन सी है, ऑर्बिटल मोमेंट, यहाँ पे आप लिख सकते हो, दैट इज कौन कौन सी, फर्स्ट कौन सी है, ऑर्बिटल मोमेंट, और सेकंड कौन सी है, स्पिन मोमेंट। ये हमें डिटेल में नहीं पढ़नी है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्पिन मोमेंट एंड फर्स्ट वाली कौन सी हो जाएगी, ऑर्बिटल मोमेंट। अब सीधे हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो लिखेंगे, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सारा थियोरेटिकल है बेटा अभी ये कंप्लीटली। तो फर्स्ट कौन सी है इसमें, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक मतलब डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी कौन शो करेंगे, वो सब्सटेंस शो करेंगे, ठीक है, जिनमें मैग्नेटिक मोमेंट या फिर जो भी प्रॉपर्टीज है वो पढ़ेंगे किसके लिए, सब्सटेंसेस के लिए ना। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होंगे, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो कौन करेगा, सब्सटेंस ही तो शो करेंगे ना, ठीक है। तो जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, द सब्सटेंसेस विच आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट की बात हो रही है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो अप्लाई करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो रिपेल हो जाए, क्योंकि इनको जरूरत नहीं है किसी भी फील्ड की, ना इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत है, ना ही मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत है, ओके। ये कैसे होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, दे आर रिपेल्ड बाय, they are repelled by magnetic field, ठीक है। एंड हैविंग, एक लाइन जो हमने प्लस 1 में सीखी है, एंड हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एंड हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर ऑर्बिटल, इन देयर ऑर्बिटल, ठीक है। एग्जाम्पल लिख सकते हो आप इसको, यहाँ पर जो एग्जाम्पल आएगा वो कौन सा आ जाएगा, NaCl, ठीक है। फिर आ जाओ सेकेंड पे, पैरामैग्नेटिक। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो कौन से होते हैं, जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, जो अट्रैक्ट हो जाते हैं किसके द्वारा, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। दे आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड हैविंग व्हाट,
single electron and having single electron in the orbital. ठीक है, ऑर्बिटल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो इसमें एग्जांपल में आप एग्जांपल पढ़ सकते हो. इसका एग्जांपल कौन कौन सा आ जाएगा, O2 कॉपर 2+. ठीक है, जैसे O2 आ जाए या कॉपर 2+ आ जाए, ये इसके एग्जांपल आ जाएंगे, वो भी बहुत सारे हैं. ठीक है, फिर थर्ड आता है यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, लेकिन वो भी स्ट्रॉन्गली. ठीक है, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर लिए गए. मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी सब्सटेंस है उसके पास अगर हम मैग्नेट लेके आएंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर लेंगे, ले लेते हैं. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट हो जाते हैं. और अगर वो अट्रैक्ट हो चुके हैं और एक बार मैग्नेटाइज्ड हो चुके हैं तो वो परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड रहेंगे. ये एक पॉइंट लिखना आपको इसके अंदर कि वो सब्सटेंस जो अट्रैक्ट तो होते हैं, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा और वो परमानेंट मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं. ठीक है, they are strongly attracted. They are strongly attracted by magnetic field and permanently magnetized. ठीक है, और ये परमानेंटली कैसे रहते हैं, मैग्नेटाइज रहते हैं. इनके जो मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं ना, मतलब उसको डोमेन्स बोलते हैं. मैग्नेटिक मोमेंट्स को क्या बोला जाता है, डोमेन्स इनके फॉर्म में बोलते हैं. और डोमेन्स को इसने दिखाया हुआ है एरो से. ठीक है, कैसे दिखाता है ये, एरो से. तो इसके जो डोमेन होते हैं ना वो सारे के सारे ऊपर की तरफ होते हैं, इस तरीके से डोमेन्स अरेंजमेंट. या भी लिख भी सकते हो आप कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनकी डोमेन अरेंजमेंट ये वाली होती है. ठीक है, कि मतलब सारे के सारे डोमेन्स जो हो अपर की तरफ है, मतलब ये हो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं और परमानेंट मैग्नेटाइज बन जाते हैं. ठीक है, परमानेंट क्या बन जाते हैं, मैग्नेटाइज बन जाते हैं. इसमें एग्जांपल आ जाएगा, ये आता है आयरन. ठीक है, कोबाल्ट भी है, निकल भी है. कोबाल्ट लिखो बेटा, कार्बन नहीं लिखे मैंने, आयरन, कोबाल्ट, निकल. ठीक है, डिफरेंस आपको पता होगा ना, इसमें और इसमें डिफरेंस है. ये तो कार्बोनिल है और ये क्या है, कोबाल्ट. कोबाल्ट का सिंबल है ये. ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, छोटा ऑक्सीजन लिखना होता है कोबाल्ट के लिए. ओके, अब आता है जो फोर्थ होते हैं वो कौन से होते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक. मैं इसको रब कर देती हूँ. हमने कौन सा पढ़ लिया, फेरोमैग्नेटिक पढ़ लिया ना. उसके बाद आता है नेक्स्ट वन, फोर्थ, एंटी फेरो. ठीक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. ठीक है, इनके जो डोमेन्स होते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट जो होते हैं, जो डोमेन्स की अरेंजमेंट होती है वो कैसी होती है, पैरेलल, एंटी पैरेलल, इक्वल नंबर में. ठीक है, लिखेंगे आप यहाँ पे, देयर डोमेन्स आर अरेंज्ड, यहाँ लिख देती हूँ मैं, आर अरेंज्ड पैरेलल एंड एंटी पैरेलल. ठीक है, इन इक्वल नंबर में. इनके जो डोमेन्स होते हैं वो इक्वल नंबर में, मतलब कि पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल, इस तरीके से इक्वल नंबर में इस तरीके से होते हैं. ठीक है, तो कैंसिल आउट करके कितना हो जाएगा, इनका जीरो हो जाता है. जीरो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, हैविंग जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, हैविंग जीरो मैग्नेटिक मोमेंट. ठीक है, हो गया एंटी फेरो. नेक्स्ट आता है हमारे पास फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. ओके, नेक्स्ट कौन सा आता है, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. फिफ्थ है ना ये, फिफ्थ. सॉरी, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, जिनके जो डोमेन्स हैं वो भी अरेंज तो ऐसे ही होंगे, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, बट इन अनइक्वल नंबर. ओके, डोमेन्स जो हैं वो अरेंज होते हैं बट इन अनइक्वल नंबर. तो इसमें आप लिखेंगे डेफिनेशन में, देयर डोमेन्स आर अरेंज्ड ठीक है, अरेंज्ड पैरेलल एंड एंटी पैरेलल इन अनइक्वल नंबर. ठीक है,
इन अनइक्वल नंबर। तो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये इस तरीके से अरेंज होंगे, मतलब दो अगर अपर की साइड हैं, ठीक है, एक डाउनवर्ड हो जाएगा, एक अपर हो जाएगा, तो एक डाउन, दो अपर हो जाएंगे तो एक डाउनवर्ड हो जाएगा। इस तरीके से इनके जो डोमेन्स होते हैं वो अरेंज होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये तो बचेगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो भी बचेगा, ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो भी ये बचेगा। तो मतलब इनका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। और इसमें जो एग्जाम्पल है, ऊपर वाले का एग्जाम्पल हो जाएगा FeO, ठीक है, मैंगनीज ऑक्साइड भी लिख सकते हो आप इसका एग्जाम्पल में, और FeO भी, फेरिक ऑक्साइड भी लिख सकते हो, फेरस ऑक्साइड भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हो जाता है हमारे पास MgFe2O4, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या था हमारे पास, 5 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। कौन कौन सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, पहली कौन सी थी डायमैग्नेटिक, दूसरी कौन सी थी पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इनकी अलग अलग डिस्क्रिप्शन हो चुकी है और यहाँ पर ही हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम